बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस और मैं हूं प्रोफेसर इरफान, आपका ऑनलाइन होम ट्यूटर। आज लेक्चर नंबर 4 है चैप्टर नंबर 3 से, जिसका नाम है बैलेंस शीट। What is balance sheet? Balance sheet is a statement of the financial position of a business that lists the assets, liabilities and owner's equity at a particular point in the time. In other words, the balance sheet illustrates a business's net worth. बैलेंस शीट भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में शामिल होती है और हम इनकम स्टेटमेंट के बाद बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट बेसिकली इसके नाम से ही जाहिर है कि इसमें बैलेंसेस होते हैं। किन चीज़ों के? 3 चीज़ों के बैलेंसेस होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज़ और इक्विटी। इन तीनों चीज़ों के बैलेंसेस और कब? जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है उसके एंड पे। चूँकि इस अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे बनाई जाती है, इसलिए इसमें जो बैलेंसेस होते हैं उस अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे जितने भी हमारे पास एसेट्स होते हैं, जितने भी हमारे पास लायबिलिटीज़ होती हैं और जितनी इक्विटी होती है, उनके बैलेंसेस को रिपोर्ट करना और जिस स्टेटमेंट के थ्रू रिपोर्ट किया जाता है उस स्टेटमेंट को बैलेंस शीट कहा जाता है। इस सब्जेक्ट में बेसिकली हम क्लासिफाइड बैलेंस शीट देखेंगे। तो क्लासिफाइड बैलेंस शीट क्या होती है? A classified balance sheet is a financial statement that reports assets, liabilities, and equity accounts in meaningful subcategories for readers' ease of use. In other words, it breaks down each of the balance sheet accounts in smaller categories to create a more useful and meaningful report. The sum of these classifications must match this formula, known as the accounting equation. Total assets must be equal to total liabilities plus stockholders' equity. देखिए, ये क्लासिफाइड बैलेंस शीट जो है ये वो बैलेंस शीट होती है जिसमें हम एसेट्स, लायबिलिटीज़ और इक्विटी की फर्दर कैटेगरीज़ को भी रिपोर्ट करते हैं। यानी कि आपको जैसा कि मालूम है कि एसेट एक तरह के नहीं होते, बल्कि एसेट्स के मुख्तलिफ टाइप्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उन तमाम टाइप्स को बाकायदा हेडिंग्स के तौर पे जिसमें रिपोर्ट किया जाता है और हर एसेट को उसकी टाइप के अलग से सेक्शन में रिपोर्ट किया जाता है। इसी तरह से लायबिलिटीज़ को भी उसकी फर्दर कैटेगरीज़ बनाई जाती हैं और हर कैटेगरी में जो मुतलका लायबिलिटी है उसको रिपोर्ट किया जाता है। तो इस किस्म की बैलेंस शीट को क्लासिफाइड बैलेंस शीट कहा जाता है। जैसे कि आपको मालूम है कि एसेट्स हमारे पास फॉर एग्जांपल करंट एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। तो अगर हम इस तरह से कैटेगरीज बना के और तमाम करंट एसेट्स को ग्रुप बना के करंट एसेट्स के सेक्शन में लिखें और इसी तरह से तमाम फिक्स्ड एसेट्स का ग्रुप बना के उनको फिक्स्ड एसेट सेक्शन में लिखें, तो सेक्शन वाइज जब हम लिख रहे होते हैं, क्लासेस वाइज जब हम लिख रहे होते हैं, तो ऐसी बैलेंस शीट को क्लासिफाइड बैलेंस शीट कहा जाता है। तो बैलेंस शीट में डेबिट साइड जो है वो ज़ाहिर करती है एसेट्स को और क्रेडिट साइड जो है वो ज़ाहिर करती है लायबिलिटीज़ और इक्विटी के बैलेंसेस को। तो इस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन भी वजूद में आती है, यानी कि डेबिट साइड के एसेट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं लायबिलिटीज़ और इक्विटी के, जो कि क्रेडिट साइड पे होती हैं। तो बैलेंस शीट जो है किसी भी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को ज़ाहिर करती है, उसकी माली हैसियत को ज़ाहिर करती है कि उस वक्त उसके पास कितनी दौलत है, कितने असासे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं क्लासेस ऑफ एसेट्स। अगर हम एसेट्स की क्लासिफिकेशन देखें तो उसमें हमारे पास 5 तरह के एसेट्स होते हैं जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। अगर आप मुख्तलिफ अप्रोचेस देखें तो हर अप्रोच में डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं अमेरिकन अप्रोच में वो ये 5 कैटेगरीज हैं: करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स्ड एसेट्स और प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स एंड अदर एसेट्स। इसी तरह से लायबिलिटीज़ की भी 2 क्लासेस हैं, करंट लायबिलिटीज़ एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। और उसके बाद जो सेक्शन बनाते हैं हम वो शेयर होल्डर्स इक्विटी या स्टॉक होल्डर्स इक्विटी होता है। अब हम देखते हैं कि करंट एसेट्स क्या होते हैं। करंट एसेट्स कैन बी डिफाइंड एज कैश एंड अदर एसेट्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड टू कैश विद इन अ ईयर। देखिए, करंट जो है ये रिप्रेजेंट करता है हमारे करंट फाइनेंशियल पीरियड को, जो कि मुख्तलिफ फर्म्स का मुख्तलिफ होता है। कुछ फर्म्स का मंथली होता है, कुछ का ईयरली होता है और कुछ का सेमी एनुअली हो सकता है, कुछ का क्वार्टरली हो सकता है। तो अकाउंटिंग पीरियड मुख्तलिफ फर्म्स का मुख्तलिफ होता है। तो जो उस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर मैक्सिमम जो है अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का हो सकता है। तो इसलिए जो विद इन अ ईयर
ود ان میکسیمم اے ایئر جن ایسٹس کو ہم کیش میں کنورٹ کر سکیں یا جو ایسٹس یوز ہو جائیں ان ایسٹس کو کرنٹ ایسٹ کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ کیش, اکاؤنٹس ریسیویبل, نوٹس ریسیویبل, آفس سپلائز یعنی کہ اسٹیشنری وغیرہ. اسی طرح سے شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس اور پری پیڈ کوئی بھی ایکسپینس, یہ تمام ایسٹس کرنٹ ایسٹس میں آتے ہیں. ان کو مزید بھی میں اسپیسیمن میں آپ کو بتاؤں گا کہ کرنٹ ایسٹس کون کون سے ہو سکتے ہیں. لانگ ٹرم انویسٹمنٹس, کرنٹ ایسٹس کے فوراً بعد جو سیکشن بنایا جاتا ہے اس کا نام ہوتا ہے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ. لانگ ٹرم انویسٹمنٹ is an account on the asset side of the company's balance sheet that represents the company's investments including stocks, bonds, real estate and cash. Long-term investments are assets that a company intends to hold for more than a year. Long-term investments جو ہیں یہ ہماری وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے. انویسٹمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ پیسہ لگایا ہے اور مزید منافع کمانے کے مقصد سے. تو مزید منافع کمانے کے مقصد سے ہم مختلف فرمز کے بعض اوقات شیئرز یا بانڈس وغیرہ پرچیز کر لیتے ہیں, یا پھر ہم ریئل اسٹیٹ پرچیز کر لیتے ہیں, یعنی کہ کوئی پراپرٹی پرچیز کر لیتے ہیں یا کوئی وہیکل پرچیز کر لیتے ہیں. تو جن کا مقصد ہمارا فردر پروفٹ ارن کرنا ہو. ٹھیک ہے, زیادہ تر یہ انویسٹمنٹس ہماری سٹاکس, بانڈس یا ریئل اسٹیٹ میں ہو سکتی ہیں جن کا ہم فیوچر میں جن کو ہم سیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں. تو ایسی انویسٹمنٹس جو 1 سال سے زیادہ کے لیے ہم اپنے پاس ہولڈ کر کے رکھیں, یعنی کہ ہم ان کو بیچنا تو چاہ رہے ہیں, بیچ کر منافع تو کمانا چاہ رہے ہیں, لیکن ابھی نہیں بلکہ 1 سال کے بعد. یاد رکھیے گا, اگر 1 سال کے اندر بیچنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ پھر کرنٹ ایسٹس میں شمار ہوگی. انویسٹمنٹ 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں انویسٹمنٹ کی, ایک کرنٹ اور دوسری لانگ ٹرم. تو کرنٹ اور لانگ ٹرم دونوں میں نیچر سیم ہے, صرف ٹائم کا ڈفرینس ہے. اگر سال کے اندر بیچنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ کرنٹ انویسٹمنٹ ہے, اور سال کے بعد بیچنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے. اس میں جو میجر اگزامپل ہے وہ ہے نوٹ ریسیویبل کی. نوٹ ریسیویبل جو ہے وہ ادھار ہے جس میں ہم انٹرسٹ ارن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسا ادھار جو ہم نے کسی کو دیا ہوا ہے اور اس میں ہم انٹرسٹ بھی چارج کر رہے ہیں, تو اگر تو وہ 1 سال کے اندر ہم اس سے واپس لینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ کرنٹ انویسٹمنٹ کے طور پہ کرنٹ ایسٹس میں لکھا جائے گا. لیکن اگر ہم سال کے بعد اس سے لینا چاہتے ہیں تو پھر وہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ میں ریپرزینٹ کریں گے. اس کے بعد نیکسٹ کیٹیگری ہے فکسڈ ایسٹس. فکسڈ ایسٹس جن کا دوسرا نام پراپرٹی, پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ ہوتا ہے. یہ کیا ہوتے ہیں؟ پراپرٹی, پلانٹ اینڈ اکوپمنٹس is the long-term asset or non-current asset section of the balance sheet that reports the tangible long-lived assets that are used in the company's operations. These assets are commonly referred to as the company's fixed asset or plant assets. دیکھیں جن کو فکسڈ ایسٹ یا پلانٹ ایسٹ بھی کہا جاتا ہے, اور ان کا پورا نام ہوتا ہے پراپرٹی, پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ. پراپرٹی, پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ جو ہے یہ وہ ایسٹس ہوتے ہیں جو ہیوی نیچر کے ہوتے ہیں اور جو ٹینجیبل ہوتے ہیں, اور جن کی جو لائف ہے, جن کی جو مدت ہے وہ 1 سال سے زیادہ کی ہوتی ہے, اور جو ہمارے استعمال میں ہوتے ہیں کاروبار کے. ٹھیک ہے, ان کا مقصد منافع کمانا نہیں ہوتا بلکہ ان کا مقصد استعمال ہوتا ہے. استعمال کی غرض سے جب ہم کسی ایسٹ کو خریدتے ہیں, جیسے کہ ہم لینڈ خریدتے ہیں, بلڈنگ خریدتے ہیں, فرنیچر خریدتے ہیں, فکسچر خریدتے ہیں, اکوپمنٹس خریدتے ہیں, وہیکلس خریدتے ہیں, اور ان سب کا مقصد ہے کہ ہم نے ان کو استعمال میں لانا ہے کاروبار کے. تو یہ ایسٹس, اب آپ ان پہ غور کر سکتے ہیں کہ یہ تمام ایسٹس جو ہیں عام طور پہ 1 سال سے زیادہ عرصہ چلتے ہیں, اور یہ تمام ایسٹس ٹینجیبل ہیں, اور یہ تمام ایسٹ ہی استعمال میں ہو سکتے ہیں. اس لیے ان ایسٹس کو فکس ایسٹ یا پراپرٹی, پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ کہا جاتا ہے. Generally, the property, plant and equipment assets are reported at their cost, followed by a deduction for the cumulative depreciation that applies to all of these assets except the land, which is not depreciated. لیکن جی جو پلانٹ ایسٹ ہیں یہ تمام ایسٹس سوائے لینڈ کے عام طور پہ ان کی ویلیو کم ہوتی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. تو ان کی ویلیو میں جو ڈکلائن آتا ہے اس کو آپ سب جانتے ہیں کہ ڈیپریسیشن کہا جاتا ہے, اور
जो गुज़श्ता तमाम डेप्रिसिएशंस प्लस जो मौजूदा साल की डेप्रिसिएशन होती है उसका मजमुआ क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो आमतौर पे जब भी हम प्लांट एसेट को लिखते हैं बैलेंस शीट में तो उनको लिखने के लिए हम उनकी एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन एक साइड में माइनस करके शो कर रहे होते हैं कि इनकी ग्रॉस वैल्यू कितनी थी और इनकी क्यूमुलेटेड कितनी हो चुकी है, अब नेट इनका बैलेंस कितना बचा हुआ है। तो ऐसे एसेट्स आमतौर पे प्लांट एसेट जितने भी हैं ये डेप्रिशिएट होते हैं सिवाय लैंड के। अब इनकी एग्जांपल्स मज़ीद आपको बता दी जाती है। टिपिकल एसेट्स दैट आर इंक्लूडेड इन द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर लैंड, बिल्डिंग्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स, फर्नीचर, फिक्सचर, ऑफिस इक्विपमेंट्स। ये तमाम एग्जांपल्स मैंने आपको पहले भी दी थी, अब मज़ीद देख लें। ठीक है जी, इनमें से उम्मीद है कि कोई ऐसा आइटम नहीं है जिसका आपको ना पता हो। which are used in the business also including the balance sheet classification is a subtraction of the accumulated depreciation that pertains to these assets। यहाँ भी वही बात दोहराई जा रही है कि हम इन एसेट्स को जब भी मेंशन करते हैं बैलेंस शीट में तो उनकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट जरूर करते हैं, यानी कि इनका नेट बैलेंस हम लिखते हैं लेकिन नेट से पहले ग्रॉस और एक्यूमुलेटिव भी शो करते हैं। उसके बाद intangible assets सेकंड लास्ट कैटेगरी है। Most businesses have some form of intangible assets. They are the company's resources that have no physical presence or attributes. They can include intellectual property, brand equity, reputation, customers relationship, patents, trademarks, domain names, licensing agreements. इंटेंजिबल एसेट्स जैसा कि इनके नाम से जाहिर है, इंटेंजिबल ऐसी चीज़ को कहा जाता है जो फिजिकली एग्जिस्ट ना करती हो। ये इस किस्म के एसेट्स होते हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। इनमें एक एसेट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, गुडविल। गुडविल जो है ये फर्म की रिप्यूट होती है, ये फर्म की नेक नामी होती है, शोहरत होती है, जो जितना अरसा उसको ऑपरेट करते हुए हुआ होता है उतने अरसे में उसने अर्न की होती है। तो लोगों तक जो उसका नाम लोगों के जहनों में होता है, ठीक है जी, और जो उसकी अच्छाई होती है लोगों के जहनों में, दैट इज़ कॉल्ड गुडविल। इसी तरह से किसी शख्स के पास कोई फार्मूला है, कोई डिज़ाइन है, अगर उसने वो बनाया तो वो भी उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और वो भी एसेट है। ब्रांड इक्विटी, रेपुटेशन, कस्टमर रिलेशनशिप, ये तमाम इनके नाम से ही जाहिर है कि ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, इसलिए ये इनटेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं। और याद रखिएगा इनको सेल करना भी सबसे मुश्किल होता है, और इनको सेल भी सबसे, अगर बिजनेस को हम डिसॉल्व करें तो सबसे लास्ट में इन एसेट को सेल किया जाता है। उसके बाद है अदर एसेट्स। अदर एसेट्स, these are miscellaneous assets that cannot be classified as current asset, fixed assets or intangible assets. Examples of other assets include deferred tax assets, bond issue cost, advances to officers, prepaid pension costs and long term prepayments। देखें जी, जो एसेट्स, इनके नाम से ही जाहिर है, जो एसेट्स करंट एसेट्स में ना लिख सकते हों, फिक्स्ड में भी ना लिख सकते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी ना लिख सकते हो, इंटेंजिबल में भी ना लिख सकते हो, तो ऐसे एसेट्स को हम अदर एसेट्स में रिपोर्ट करते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल्स दी हुई हैं, डेफर्ड टैक्स एसेट, बॉन्ड इशू कॉस्ट, एडवांसेस टू ऑफिसर्स, प्रीपेड पेंशन कॉस्ट वगैरह वगैरह, ये तमाम अदर एसेट में क्लासीफाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये 5 कैटेगरीज थी, मेन कैटेगरीज एसेट्स की। अब हम चलते हैं लाइबिलिटीज़ की तरफ। लाइबिलिटी में सबसे पहले टाइप है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटीज़ आर अ कंपनीज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस दैट आर ड्यू विद इन अ ईयर। देखिए जी, लाइबिलिटीज़ जो है, जैसे कि इनके नाम से जाहिर है, लाइबिलिटीज़ हमारी जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है। और अगर करंट लाइबिलिटी की बात की जाए तो विद इन अ ईयर जो हमें पेमेंट्स करनी होती हैं, विद इन 1 ईयर जो हमने पेमेंट करनी है जितनी भी, वो करंट लाइबिलिटीज़ हैं। इनमें सबसे जो कॉमन टाइप है वो है अकाउंट्सेबल। अकाउंट्सेबल ये वो ऑब्लिगेशन है, वो जिम्मेदारी है जो हमने आमतौर पे पीछे से, जहाँ से हम माल ख़रीद के लाते हैं और आगे हमने सेल करना होता है, तो जिनसे हमने माल ख़रीदा होता है वो हमारा सप्लायर होता है, और सप्लायर से नॉर्मली उधार खाता रखा जाता है। तो उसको जितनी भी पेमेंट्स करनी होती हैं, नॉर्मली वो साल से ज़्यादा के लिए नहीं होती, साल के अंदर अंदर हम पे कर देते हैं, तो उसे अकाउंट पेबल कहा जाता है। और ये सबसे मेजर करंट लाइबिलिटी है। किसी भी बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो वहाँ अकाउंट पेबल आपको ज़रूर शो होगा। उसके बाद है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। A long-term liability, often called a non-current liability, is a
obligation that will not be paid off in the current year or accounting period. In other words, it's debt that is not due within a year. Some common examples of long-term liabilities are notes payable, bonds payable, mortgages and leases. देखें जी, लाइबिलिटीज़ जो हैं दो ही मेन कैटेगरीज हैं इनकी, ठीक है. जो पेमेंट्स हमने विद इन अ ईयर करनी है वो करंट है, और जो एक साल के बाद हमने करनी है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है जी. ज़्यादातर जैसे कि मिसाल के तौर पे नोट पेबल है, अगर हमने एक साल के अंदर अंदर पे करना है तो वो करंट है, और अगर एक साल के बाद पे करना है तो वो लॉन्ग टर्म है. इसी तरह से बॉन्ड्स नॉर्मली एक साल से ज़्यादा के लिए होते हैं, इसलिए ये भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी सेक्शन में आते हैं. उसके बाद स्टॉक होल्डर्स इक्विटी है, जिसको शेयर होल्डर्स इक्विटी भी कहा जाता है. शेयर होल्डर्स इक्विटी ऑल्सो कॉल्ड शेयर होल्डर्स इक्विटी और कॉर्पोरेट कैपिटल कंसिस्ट ऑफ the paid-in capital and retained earnings of the corporation and equals the amount of assets the shareholders own outright. In other words, that is the amount of assets that the investors own after all of the debts are paid off. देखिए जी, पूरी कंपनी की जो वेल्थ है, जिसको एसेट्स कहा जाता है, उसमें से अगर हम लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें तो बकाया जो जितना भी बचता है, जितनी भी अमाउंट आएगी वो शेयर होल्डर्स इक्विटी कहलाएगी. ये बेसिकली जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके हकूक़ होते हैं. जो कंपनी के मालिकान हैं उनके कंपनी में उनका जो हिस्सा है उसे शेयर होल्डर इक्विटी कहा जाता है या स्टॉक होल्डर इक्विटी कहा जाता है. अब हम देखेंगे एक टिपिकल स्पेसिमेन बैलेंस शीट का. बैलेंस शीट जो है दो तरह से आप बना सकते हैं, रिपोर्ट फॉर्मेट से भी बना सकते हैं और अकाउंट फॉर्मेट से भी बना सकते हैं. ये जो आपको बैलेंस शीट नज़र आ रही है स्क्रीन पे, ये रिपोर्ट फॉर्मेट से है, अकाउंट फॉर्मेट से है. अकाउंट फॉर्मेट में हम दो कॉलम्स बना लेते हैं, एक तरफ एसेट्स और दूसरी तरफ लाइबिलिटीज़ लिखते हैं. डेबिट साइड पे एसेट्स और क्रेडिट साइड पे लाइबिलिटीज़ लिखते हैं. और अगर आप ब्रिटिश अप्रोच देखें तो वहाँ डेबिट साइड पे लाइबिलिटीज़ होंगी या इक्विटी होंगी और क्रेडिट साइड पे एसेट्स होंगे. लेकिन ये अमेरिकन अप्रोच है तो इसलिए डेबिट पे आपको एसेट्स नज़र आ रहे हैं और क्रेडिट पे लाइबिलिटीज़ और इक्विटी नज़र आ रही है. एसेट्स में जो मैंने आपको 5 कैटेगरीज बताई थी, उनमें करंट एसेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट और अदर एसेट्स, ये इस तरतीब से लिखे जाते हैं. ये तरतीब का भी ख़ास ख्याल रखना है. तरतीब की नेचर कुछ इस किस्म की होती है कि जो एसेट्स कैश के जितना क्लोज होता है वो उतना टॉप पे आता है, और जो कैश से जितना दूर होता है, जितना जिसको सेल करना मुश्किल होता है, जितना जो देर से कैश में कन्वर्ट हो सकता है, उसको सबसे लास्ट में लिखा जाता है, उसको आगे लिखा जाता है. ठीक है जी. तो करंट एसेट में मैंने आपको पहले भी इनकी डेफिनेशन बता दी, अब फिर बता देता हूँ कि जो विद इन अ ईयर जितने भी एसेट कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं या यूज़ हो सकते हैं, ख़त्म हो जाए यूज़ होने के बाद, वो करंट एसेट होते हैं. जैसे कि कैश, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अकाउंट्स रिसीवेबल. अकाउंट रिसीवेबल का याद रखिएगा, यहाँ तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर आप लिख रहे हो अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस शीट में तो आप ट्रायल बैलेंस, क्योंकि बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस से बनती है, ट्रायल बैलेंस में तमाम अकाउंट्स होते हैं. ट्रायल बैलेंस में आपको बैलेंस शीट के अकाउंट्स के अलावा 2 तरह के अकाउंट्स और भी दिए होते हैं जो इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स कहलाते हैं, जिनमें रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस आते हैं. तो रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस को छोड़ के बकाया तमाम अकाउंट्स जो कि 3 तरह के होते हैं, यानी कि एसेट्स, लायबिलिटीज़ और इक्विटी, उनको हमने बैलेंस शीट में रिपोर्ट करना होता है. तो आप जब अकाउंट रिसीवेबल लिख रहे हों तो आप देख लीजिए ट्रायल में कि कहीं पे इसका अलाउंसेस फॉर डाउटफुल तो नहीं दिया हुआ. अगर अलाउंसेस फॉर डाउटफुल आपको ट्रायल बैलेंस में बताया गया है तो उसको आपने इसमें से लेस ज़रूर करना है. लेस करने के बाद यानी कि इसकी ग्रॉस वैल्यू शो करें, फिर लेस करने के बाद जो इसका नेट बैलेंस है वो आपने यहाँ लिखना है. मिसाल के तौर पे अगर अकाउंट रिसीवेबल ग्रॉस 80,000 के होते तो आपने यहाँ 80,000 लिखना था और यहाँ अलाउंसेस फॉर डाउटफुल लेस करना था, फिर जो बैलेंस आता वो आप यहाँ लिखते हैं. यानी कि 80,000 माइनस, अगर फॉर एग्जांपल 5,000 उनका अलाउंसेस है तो यहाँ 5,000 लेस करते और नेट यहाँ आप 75,000 लिखते हैं. बिल्कुल इस तरह से जैसे ये कैलकुलेशन की हुई है, यानी कि 80,000 की अकाउंट रिसीवेबल लेस अलाउंसेस फॉर डाउटफुल 5,000, यहाँ 75,000 जो है उनका बैलेंस आ जाता है, नेट बैलेंस. तो उसके बाद इन्वेंट्रीज़ आपको मालूम है कि इन्वेंट्री जो है ये वो अशिया होती हैं जिनको बिज़नेस में हम डेली बेसिस पे सेल करते हैं. ठीक है, जिनका हमारा बिज़नेस होता है. मिसाल के तौर पे अगर एक कपड़े का कारोबार है आपका तो आप उसमें कपड़ा बेचते होंगे. अगर आपका मेडिसिन का बिज़नेस है तो आप उसमें मेडिसिन बेचते होंगे. तो ये जो जैसे पोल्ट्री का बिज़नेस है उसमें आप पोल्ट्री सेल करते होंगे. तो ये आपकी इन्वेंट्री कहलाती हैं. ये आपका स्टॉक होता है बेसिकली, जो अभी तक हमने
نہیں بیچا ہوتا تو اس کا جو بیلنس ہے وہ انوینٹری کہلاتا ہے. اس میں 3 اور اس کی ٹائپس بھی ہوتی ہیں: را میٹیریل، ورک ان پروگریس اور اس کے علاوہ فنشڈ گڈس. اگر وہ بھی دی ہوئی ہیں تو وہ بھی انوینٹری ہیں اور ان کا ٹریٹمنٹ بھی یہی ہے کہ ان کو کرنٹ ایسٹس میں آپ نے لکھنا ہے. اس کے علاوہ پری پیڈ جو ہے ضروری نہیں کہ صرف انشورنس ہی ہو، پری پیڈ ریٹ بھی ہو سکتا ہے، پری پیڈ ایڈورٹائزمنٹ بھی ہو سکتی ہے. تو کوئی بھی ایکسپینس جو پری پیڈ ہے وہ آپ کا کرنٹ ایسٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ہے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ. لانگ ٹرم انویسٹمنٹ میں اگر آپ نے کسی فرم کے شیئرز خریدے ہوئے ہیں اور وہ 1 سال کے اندر آپ نے سیل کرنے تو پھر تو وہ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ اور وہ یہاں آئے گا. لیکن اگر آپ نے 1 سال کے بعد بیچنے ہیں تو پھر وہ یہاں آئے گا. اسی طرح سے کیش ویلیو آف انشورنس، یعنی کہ اگر آپ اپنی انشورنس پالیسی ٹرمینیٹ کراتے ہیں تو اس میں جتنا کیش آپ ریسیو کر سکتے ہیں اسے کیش ویلیو آف انشورنس یا کیش سرنڈر ویلیو آف لائف انشورنس کہا جاتا ہے. تو وہ آپ کی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے. اس کے بعد ہے پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ. اس میں لینڈ، دیکھیں جی لینڈ جو ہے یہ سمپلی لینڈ لکھا ہوا ہے تو وہ پلانٹ ایسٹ میں آئے گا. لیکن اگر لکھا ہوا ہے لینڈ ہیلڈ فار فیوچر یوز، یعنی کہ مستقبل میں آپ نے اسے استعمال کرنا ہے، مستقبل میں اسے بیچنا ہے، تو وہ پھر لانگ ٹرم انویسٹمنٹ میں آئے گی. بلڈنگ اینڈ اکوپمنٹ، یہ اگر انڈیویجولی آپ کو دیے ہوئے تو آپ انڈیویجولی لکھیں، اکٹھے دیے ہوئے تو آپ اکٹھے لکھ دیں. تو ان میں ان کی ایکیومولیٹی ضرور آپ ٹرائل میں ڈھونڈیں، کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ پلانٹ ایسٹ میں جتنے بھی ایسٹس آتے ہیں ماں سوائے لینڈ کے ہر ایسٹ ڈیپریشیٹ ہوتا ہے. تو ان کی ڈیپریشیشن آپ ضرور تلاش کریں. تو بلڈنگ اینڈ اکوپمنٹ جب آپ لکھ رہے تھے تو اس کی ایکیومولیٹی آپ نے تلاش کی تو وہ 50,000 آپ کو نظر آ گئی، تو آپ نے اس میں سے لیس کر دینا ہے. یہ آپ کا سب کالم ہے، ٹھیک ہے جی. یہ مین کالم ہے. تو مین کالم میں آپ نے جو ویلیو لکھنی ہے وہ آپ نے ہمیشہ آپ نے کیلکولیشن کرنے کے بعد جو ویلیو آتی ہے وہ لکھنی ہوتی ہے. تو ایک کالم اور آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ کالم جو ہے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہاں جتنے سیکشن وائز ٹوٹل ہیں وہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. یعنی کہ اگر کرنٹ ایسٹ کا سیکشن ہے تو اس کا ٹوٹل یہاں ہوگا. اگر آپ یہ نہیں چاہتے بنانا تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. اس سے مزید جو ہے آپ کلاسیفیکیشن وائز بھی ٹوٹل دیکھ سکتے ہیں، سیکشن وائز ٹوٹل بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ یہاں پہ جو ہے ہم نے اس کا نیٹ بیلنس نکالا اور پھر جب لینڈ، بلڈنگ اینڈ اکوپمنٹ ان کا ٹوٹل لکھنا ہوا تو وہ ہم نے اس کالم میں لکھا. اس کے علاوہ بھی پلانٹ ایسٹ ہو سکتے ہیں جیسے کہ وہیکل، جیسے کہ لینڈ، بلڈنگ، اکوپمنٹ، وہیکل، فرنیچر، فکسچر. اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایسٹ ان کی نیچر سے تعلق رکھتا ہے، پلانٹ ایسٹ کی نیچر سے تعلق رکھتا ہے تو وہ بھی آپ اس سیکشن میں ہی لکھیں گے. اس کے بعد ہے انٹینجبل ایسٹ. انٹینجبل ایسٹ میں نے آپ کو کہا تھا گڈ ول، پیٹنٹ، کاپی رائٹ، مونو، لوگو، یہ جتنے بھی ہیں یہ تمام آپ نے انٹینجبل ایسٹ کے سیکشن میں لکھنے ہیں. اس کے بعد اگر کوئی ایسٹ آپ اوپر والی تمام کیٹیگریز میں نہ لکھ سکیں تو اس کو ادر ایسٹس میں لکھنا ہے. ریسیبل فرام امپلائیز جیسے، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ آپ نے اپنے ملازمین کو کسی بھی قسم کا ایڈوانس دیا ہوا ہے تو وہ اس سیکشن میں آپ لکھتے ہیں. اس کے بعد آپ نے کر لینا ہے ٹوٹل. یہاں آپ ٹوٹل دیکھ سکتے ہیں کہ 9,10,000 ان تمام سیکشنز کا ٹوٹل ہے. اب آ جائیں لائبلٹی سائڈ پہ. تو آپ لائبلٹیز ڈھونڈیں ٹرائل بیلنس سے. سب سے پہلے کرنٹ لائبلٹیز دیکھیں. کرنٹ لائبلٹیز میں اکاؤنٹسیبل، جو ود ان اے ایئر ہم نے سپلائر کو پیمنٹ کرنی ہے وہ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے. سیلریز پیبل، اگر کسی دیکھیں جی جو ملازمین ہیں ہمارے ان کی سیلریز اگر ڈیو ہیں اور ہم نے ابھی پے نہیں کی دسمبر 31 کو، ہو سکتا ہے ہم 1 جنوری کو پے کرتے ہوں، تو 31 دسمبر کو جب بیلنس شیٹ بنا رہے تھے تو وہ جو ڈیو تھی سیلریز وہ تمام سیلریز پیبل کہلاتی ہیں اور ان کو ہم نے کرنٹ لائبلٹی میں لکھنا ہے کیونکہ وہ ہم نے ابھی آنے والے 2-4 دنوں میں یا 1 دن میں ہم نے پے کر دینی ہے. اسی طرح سے انٹرسٹ ہے. انٹرسٹ بھی ایئرلی ہوتا ہے تو میکسیمم 1 سال کا ہو سکتا ہے. 1 سال کی جو پیمنٹ ہوتی ہیں وہ کرنٹ لائبلٹیز کہلاتی ہیں. ٹیکسز پیبل، ٹیکس بھی ایئرلی ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ کرنٹ پورشن آف نوٹ، یعنی کہ اگر نوٹ پیبل میں سے کچھ حصہ اگر ہم انسٹالمنٹ میں پے کر رہے ہیں تو وہ جو کرنٹ پورشن ہے اس کا کرنٹ انسٹالمنٹ ہے وہ کرنٹ پورشن آف نوٹ کہلائے گا. یا سمپلی اگر نوٹ پیبل دیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ مینشن بھی نہیں ہے کہ وہ 1 سال سے زیادہ کا ہے یا 1 سال کا ہے تو تب بھی آپ اسے کرنٹ لائبلٹی میں لکھ سکتے ہیں. لیکن اگر اس کے ساتھ مینشن ہے کہ وہ 1 سال سے زیادہ کے لیے ہے تو پھر وہ لانگ ٹرم لائبلٹیز میں آئے گا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں لانگ ٹرم نوٹ پیبل. بینک لون اگر 1 سال سے زیادہ کے لیے ہے. مارٹگیج اوبلیگیشن، ڈیفرڈ انکم ٹیکس وغیرہ وغیرہ یہ لانگ ٹرم لائبلٹیز میں آتے ہیں. اس میں ایک چیز نہیں ہے اور وہ ہے بانڈ سیبل. تو بانڈ سیبل بھی آپ یہیں پہ لکھیں گے اور سم ٹائمز ان پہ ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے تو وہ
डिडक्ट करके फिर आपने लिखना है, या समटाइम्स उन पे प्रीमियम हो सकता है तो उसको आपने ऐड करके फिर लिखना है। तो ये आपकी इस तरह से करंट लाइबिलिटीज़ आ गई हैं और ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आ गई हैं। ये टोटल आपकी लाइबिलिटीज़ हो गई हैं $4,50,000। उसके बाद स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, इसमें सबसे पहले प्रेफर्ड स्टॉक आता है, अगर वो नहीं है तो फिर कॉमन स्टॉक या कैपिटल स्टॉक, फिर रिटेन अर्निंग। ठीक है जी, तो ये कोई बहुत ज़्यादा डिटेल से हमने इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करनी। ठीक है, इसलिए जो कॉमन चीज़ें हैं इसमें वो ये 2-3 होती हैं, तो वही दी हुई हैं, कैपिटल स्टॉक या कॉमन स्टॉक या प्रेफर्ड स्टॉक, रिटेन अर्निंग। ठीक है जी, और इस तरह से टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी आ गई 4,60,000, 4,50,000 हमारी टोटल लाइबिलिटीज़ थी, 460 जो है ये स्टॉक होल्डर्स इक्विटी है, और इस तरह से हमारा टोटल आ गया लाइबिलिटीज़ इक्विटी का 9,10,000, जो कि इक्वल है 9,10,000 एसेट्स के टोटल से। तो याद रखिएगा ये बैलेंस शीट का फैक्ट है कि अगर आपने बैलेंस शीट बनाई है और आपकी डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल आ रही है तो इसका मतलब है कि आपने करेक्ट बैलेंस शीट बनाई है। इसमें जो मज़ीद प्रॉब्लम हो सकते हैं वो क्लासेस के हो सकते हैं कि आपने हो सकता है करंट एसेट्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लिख दिया हो या लॉन्ग टर्म को करंट में, तो इस किस्म के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको इन तमाम एसेट्स की नेचर का अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जो विद इन अ ईयर आप सेल कर सकते हो, आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, वो करंट एसेट होते हैं, और जो मुस्तकिल में मुनाफा कमाने की गर्ज से आपने एसेट रखे हुए हों, मुस्तकिल में सेल करने हों साल के बाद, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर साल के अंदर अंदर सेल कर देने तो वो करंट इन्वेस्टमेंट होती है और वो करंट एसेट में आती है। और जो एसेट्स 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए आप इस्तेमाल करते हैं और जो टेंजिबल भी होते हैं वो हमारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहलाते हैं, और जो एसेट्स हम फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करते हमारे पास वो हमारे इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। और इसी तरह से करंट लाइबिलिटीज़ जो विद इन अ ईयर पेमेंट्स ड्यू हैं वो करंट लाइबिलिटी हैं, और जो आफ्टर 1 ईयर हमने पेमेंट्स करनी है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं। और स्टॉक होल्डर्स इक्विटी जो है ये ऑनर्स के जितने भी राइट हैं कंपनी पे ये वो होते हैं। ठीक है जी, आमतौर पे ये स्टॉक की सूरत में होते हैं, और उनका मुनाफा जो अभी उनको तकसीम नहीं हुआ, गैर तकसीम शुदा मुनाफा है, वो रिटेन अर्निंग कहलाता है, तो वो भी इसी में हम लिखते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। किसी भी किस्म की प्रॉब्लम के लिए आप कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हैं और आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है 0302 755 8115। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।